नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है शानदार दमदार होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर ड्रीम टू रियलिटी। परमाणु शक्ति का सपना कैसे साकार हुआ, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कहाँ का होता है। आपने परमाणु बम, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में नाम सुना है कि एक छोटा सा ऐसा बॉम्ब है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। तो ये जो बॉम्ब का जो सपना है ये कैसे साकार हुआ, तो पहले पूरी दुनिया के हिसाब से देखेंगे क्या है कहानी, ये न्यूक्लियर एनर्जी कैसे हम बनाते हैं क्या है। उसके बाद भारत में कैसे इसका, भारत का जो सपना था परमाणु बम का, ये कैसे साकार हुआ, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ध्यान से समझना, ये जो कहानी है ये स्टार्ट हुई 1895 में, जब एक्सरे की डिस्कवरी हुई। जब विल्हेम रोंटगेन ने एक्सरे की डिस्कवरी करी तब ये पूरी कहानी स्टार्ट हुई। तब हम एटम को, जो सबसे छोटा कण है हमारे बॉडी का, जो सबसे, हमारे इस यूनिवर्स का जो सबसे छोटा पार्टिकल है एटम, उसकी जब डिस्कवरी स्टार्ट हुई वहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। तो ये जो कहानी स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ एक्सरे की डिस्कवरी से। ये जो पूरी जर्नी है वो 1895 में एक्सरे की डिस्कवरी से स्टार्ट हुआ। और उनकी, इसकी जो डिस्कवरी रोंटगेन ने किया था, उसके बाद हम आते हैं द ग्रेट ओजी बैक्यूरेल के बारे में, हेनरी बैक्यूरेल, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में। हम आपको बताते हैं कि यूरेनियम साल्ट था। तो यूरेनियम साल्ट को भाई उसने क्या किया, एक्सीडेंटली रेडियो एक्टिव की डिस्कवरी हुई कि यूरेनियम साल्ट को बाहर रख दिया भाई सनलाइट में, और सोचा कि उससे कुछ एक्सरे, कुछ तो निकले, कुछ तो रेडिएशन उससे निकलेगा। उसके पर एक्सीडेंटली क्या हुआ कि उन्होंने कमरे के अंदर रख दिया था यूरेनियम साल्ट को, और जब कमरे के अंदर रखा तो क्या हुआ, इससे रेडिएशन निकलने लग गया। रेडिएशन का मतलब ये होता है कि चमकने लग गया भाई, पूरा फ्लोरेसेंस होने लग गया, चमकने मतलब पूरा जो कमरा है ना यूरेनियम से, यूरेनियम की वजह से, रेडिएशन की वजह से पूरा चमक रहा था। उसके बाद यही जो कहानी है वो 1898 में दुनिया की जो पहली फीमेल साइंटिस्ट थी, वुमेन साइंटिस्ट, मैरी क्यूरी, और उसके हस्बैंड पेरी क्यूरी को पता चला, और दोनों ने साथ में रिसर्च किया और उन्होंने एक नया टर्म दिया था, रेडियो एक्टिविटी। उन्होंने बोला जो यूरेनियम है ना, उससे जो रेडिएशन निकल रहा है वो कोई केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है भाई, किसी मॉलिक्यूल के केमिकल रिएक्शन की वजह से नहीं हो रहा है कि कहीं आग लग गया तो चलो लाइट निकल रहा है। ये एटम की प्रॉपर्टी है, एटॉमिक प्रॉपर्टी है, और उसने उसका नाम दिया रेडियो एक्टिविटी। इसी की वजह से 1903 मतलब 1903 ईस्वी में बैक्यूरेल और मैरी क्यूरी को एक साथ नोबेल प्राइज दिया गया था इस डिस्कवरी के लिए। उसके बाद भाई साहब क्या बताएं, कहानी में जो मजा आया ना, एटम की कहानी में हम एटम के बहुत अंदर घुसने लग गए, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन तक हम पहुंच गए। उसके बाद आए द ग्रेट ओजी अगेन, रदरफोर्ड। उन्होंने 1911 ईस्वी में, 1911 में, 1911 ईस्वी में न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी भाई, कि एटम के सेंटर में सबसे जो हैवी एलिमेंट वो क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब कहानी सुनना फटाफट से, अब एटम को समझो क्या है, तब आपको न्यूक्लियर एनर्जी का सपना समझ आएगा कि ये न्यूक्लियर एनर्जी है क्या, एटॉमिक बम बना कैसे। तो दोस्तों एटम के जो सेंटर में सबसे जो हैवी एलिमेंट है वो है तुम्हारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों बगल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब सुनना, न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये कहानी तब स्टार्ट होती है जब 1932 में जेम्स चैडविक ने बता दिया कि भाई न्यूक्लियस के अंदर, ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर खाली प्रोटॉन नहीं, मतलब खाली पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एक न्यूट्रल चार्ज भी जो कि न्यूट्रॉन है। अब ये जो कहानी है ना, अब सुनना ध्यान से, इस कहानी में क्या मजा आएगा, अब सुनना। अब ध्यान से समझो, ये जो एटम है उसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रल चार्ज है। अब सुनना, हम बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होता है 235, या दो आइसोटॉप्स होते हैं यूरेनियम के, 235 और 238। अभी थोड़ा भारी लग रहा होगा, थोड़ा बेसिक सिंपल लैंग्वेज आपको समझाते हैं कि न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियंस, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अब मान लो छोटा सा कमरा है, उसमें अगर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हो, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन और क्या हो, न्यूट्रॉन हो, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब छोटे से कमरे में तुमने 100-200 लोगों को भर दिया है, तो क्या होगा, सब एक दूसरे से रिपेल करेंगे, और कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, वहीं पे डीके होना चालू हो जाएगा, मतलब कुछ जो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके। अब यहीं पे कहानी स्टार्ट होती है जब 1938 में दुनिया में सबसे पहली बार कहानी पता चली, किसके बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। दो चीज हम आपको बताते हैं, 1938 में किसके बारे में कहानी पता चली, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब सुनना ध्यान से, ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक होना, टूट जाना। मतलब जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस को हम ब्रेक कर सकते हैं। जब न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, मतलब ये जो
यूरेनियम के अंदर अगर सिंपल हम एग्जांपल यूरेनियम से ही समझते हैं, क्योंकि एटॉमिक बम में यूरेनियम का ज़्यादा यूज किया जाता है, तो यूरेनियम से कहानी समझते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ना भाई, उसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगा। जो आप एटॉमिक बम में देखते हो वही एनर्जी है, कि अगर इसको ब्रेक करना, तो ब्रेक करने को हम फ्यूजन कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो जब इसकी डिस्कवरी 1938 में होगी न्यूक्लियर फ्यूजन की। अब सुनना, यहाँ पे एक चीज और कहानी में मजेदार ट्विस्ट क्या है, कि जब 1942 में, ध्यान से इस कहानी को ध्यान से समझो आप, 1942 में एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है फर्मी, एनरिको फर्मी, उन्होंने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में बताया। तब भाई साहब मजा आ गया कहानी में। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन समझो, जैसे मान लो कि तुम कहीं आग लगाते हो, तो क्या होता है कि जब एक बार तुमने आग लगाई, उसका फिर अपने आप ही चीजें चलनी, मतलब कि केमिकल जो रिएक्शन है ना वो अपने आप ही होना चालू हो जाता है। उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेन रिएक्शन हो गया, कि एक बार तुमने आग लगा दिया, फिर फायर अपने आप ही, आग जो है वो खत्म नहीं होगा, पकड़ता चला जाएगा, पकड़ता चला जाएगा, वो चेन रिएक्शन हो गया। वैसे न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। मतलब कि हम अगर न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, अब न्यूट्रॉन से अगर न्यूक्लियस को हम ब्रेक करते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस उसको मारते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाते हैं, स्टक कराते हैं, तो ब्रेक होता है। अब जब ब्रेक होता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलता है, हीट के साथ साथ न्यूट्रॉन भी निकलता है। अब क्या होता है, जब ये न्यूट्रॉन निकला तो वो आगे और दूसरे यूरेनियम पार्टिकल को ब्रेक करेगा भाई, और ये चेन रिएक्शन चलता चला जाएगा। अब इस चेन रिएक्शन से भाई साहब हम एटॉमिक बम बनाएंगे कैसे। अब कहानी समझना ध्यान से, इस कहानी में ट्विस्ट क्या है सुनो ध्यान से। न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसका यूज हम करते हैं बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब ये कैसे काम करते हैं, हम क्या करते हैं भाई, रिएक्टर में ना हम सिंपल न्यूक्लियर फ्यूजन कराते हैं। मतलब कि न्यूक्लियस जो यूरेनियम है 235, सुनना ध्यान से, यूरेनियम के दो आइसोटॉप्स है, एक है 235 और एक है 238। अभी आइसोटॉप्स क्या, ध्यान से समझो भाई। यूरेनियम के अंदर ना, जो उसके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है भाई, उसको दोनों एक साथ मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो भाई 235 है अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के, तो उसको कहते हैं 235 यूरेनियम, और 238 है तो 238 कहते हैं। अब सुनना, अब होगा क्या, यूरेनियम 235 हम ले लेते हैं भाई, सॉल्ट ही है यूरेनियम, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिससे रेडिएशन निकलता है। मतलब रेडिएशन क्यों निकलता है, क्योंकि उसके अंदर, उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और वो बहुत कम एरिया में बहुत ज़्यादा है, तो वो बाहर निकलता है भाई, इसलिए उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। इसी रेडिएशन को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। अब सुनना क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ना हम कुछ नहीं करते भैया भाई, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर हम न्यूट्रॉन को मारते हैं, अब ये ब्रेक होगा, फ्यूजन होगा। जब फ्यूजन होता है तो क्या होता है, बहुत सा ज़्यादा हीट निकलता है, हीट एनर्जी निकलता है, साथ में न्यूट्रॉन निकलता है। अब न्यूट्रॉन क्या करेगा, दूसरे यूरेनियम को बम्बार्डमेंट कराएगा, मतलब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होना चालू हो जाएगा। अब क्या होगा, उससे कंटिन्यूसली हमको हीट मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, रिएक्टर के अंदर हम पानी रख देते हैं। अब क्या होगा, उस हीट की वजह से पानी क्या होगा, गर्म होगा, और जब बॉयल होगा पानी तो क्या होगा भाई, स्टीम निकलेगा भाई, पानी से स्टीम निकलेगा, स्टीम प्रेशर। उस स्टीम प्रेशर को हम टरबाइन के ऊपर डालेंगे, किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर, और टरबाइन मतलब वो जो स्टीम प्रेशर है वो टरबाइन को घुमाएगा, और उस टरबाइन में हम लगा देंगे डायनेमो, और उससे हम क्या जनरेट करेंगे भाई, इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या जनरेट करने वाले हम, इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन, सुनना, इसी न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करके हम एटॉमिक बॉम्ब भी बनाएंगे। एटॉमिक बॉम्ब भाई, इसी चेन रिएक्शन का यूज करके हम क्या बनाएंगे, एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे। और ये सब कहानी 1942 में दुनिया को पता चल चुकी थी। मतलब 1938 में न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी हो गई, और 2 दिसंबर 1942 को न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में एनरिक फर्मी ने चिकागो यूनिवर्सिटी में बता दिया, कर दिया। कंट्रोल्ड रिएक्शन किया था, कंट्रोल्ड, क्योंकि देखो भाई कोई भी रिएक्शन अगर कंट्रोल्ड कर पा रहे हो तभी होगा, अनकंट्रोल्ड करते हो तो कोई मतलब नहीं है। तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन 1942 में हो गया था। अब दुनिया को ये न्यूक्लियर पावर के बारे में समझ आ गया था, कि भाई ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी है ना, बहुत खतरनाक है, और इस एनर्जी से हम वेपन्स बना सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, जिसको एटॉमिक बम बाद में नाम दिया गया। अब सुनना, उस समय वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट ही हो रहा था, 1942 के आसपास भाई वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया था। अब यही कहानी, अब सुनना, यहाँ पे आइंस्टाइन ने क्या क्या किया बताता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भाई एक लेटर लिख दिया यूएस के प्रेसिडेंट को, कि भाई जो नाजी जर्मनी है ना, वो जर्मनी में जो नाजी लोग हैं वो एटॉमिक बॉम्ब बिल्ड कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लेटर भेज दिया भाई, किसको, यूएस के प्रेसिडेंट को, कि जो नाजी है ना वो क्या बना रहे हैं भाई, एटॉमिक बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यूएस में लग गई आग, कि नहीं भाई, अब रेस लग गई कि नहीं, सबसे पहले हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। फिर यूएस का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, और इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले थे जे रोबोट ओपेनहैमर, एक फिजिसिस्ट है। आपने इसके ऊपर मूवी भी आई ओपेनहैमर। तो जे रोबोट ओपेनहैमर ने इस प्रोजेक्ट को लीड किया, और 1945 में भाई साहब उन्होंने एटॉमिक बम बना भी दिया, और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम ड्रॉप किया गया, जो कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी।
और उसके बाद दुनिया को एटॉमिक बॉम्ब के बारे में, न्यूक्लियर पावर के बारे में पता चला था। अब ये सुनना, इसमें भारत का सपना कैसे साकार हुआ। अब जब 1938 में पता चल गया था कि भाई न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन 42 में क्या हो गया था, फिर जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इंडिया में एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, होमी जहांगीर भाभा। सुनना ध्यान से, होमी जहांगीर भाभा, नमन है भाई इनको। होमी जहांगीर भाभा ने 1944 में, जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय की बात कर रहा हूं, तो 1944 में टाटा से फंड लेकर उन्होंने अपना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर स्टार्ट किया, जिसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 1944 में जब देश आजाद नहीं हुआ था तब से उन्होंने सपना देख लिया था कि भारत को भी एक दिन न्यूक्लियर स्टेट बनाना है, पावरफुल बनाना है। क्योंकि किसी के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो यहाँ पे एक टर्म है दोस्तों, मैड। ये मैड जो टर्म है ना, जिसको ध्यान से समझो, इसका मतलब होता है म्यूचुअल एसॉर्ड डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि मेरे पास एटॉमिक बॉम्ब है और तुम्हारे पास भी एटॉमिक बॉम्ब है, तो कभी भी एटॉमिक वॉर नहीं होगा, क्योंकि पता है अगर हम तुमको डिस्ट्रॉय करेंगे तो तुम भी हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो अगर तुम पावरफुल, तुम्हें बनना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वेपन्स नहीं बनाने, हमें वेपन्स बनाना है। और वो कब बनाना है, अगर तुम्हारे पास है तो हम भी रखेंगे, ताकि तुम हम पे वॉर ना कर सको। तो यही सपना लेके आए होमी जहांगीर भाभा 1944 में, देश आजाद होने से पहले। भाई साहब सुनना, देश आजाद होने से पहले उन्होंने न्यूक्लियर एटॉमिक बम का सपना देख लिया था, और उन्होंने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। उसके बाद कहानी स्टार्ट हुई, और फिर 1975 में एक एटॉमिक बॉम्ब का धमाका हुआ, स्माइलिंग, जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, कि बुद्धा जी स्माइल कर गए 1975 में। उसके बाद 1998 में पोखरण 2 धमाका हुआ, 3 धमाका हुआ पोखरण 2 में, मतलब राजस्थान के पोखरण में धमाका हुआ, एटॉमिक धमाका हुआ भाई, एटॉमिक बम का धमाका हुआ। पी चिदम्बरम जो साइंटिस्ट थे उनके लीड में हुआ एटॉमिक बम का धमाका। उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये किया गया था। और भाई उसके बाद क्लियर हो गया कि जो भारत है वो न्यूक्लियर स्टेट है। 1998 में क्लियर हो गया कि भारत क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियर स्टेट है। और एक चीज और बताता हूँ, जो पी चिदम्बरम है उन्होंने 1999 में एक प्रेस में ये भी बताया कि जो इंडिया है वो कैपेबल है न्यूट्रॉन बॉम्ब बनाने के लिए भी, मतलब इंडिया कैपेबल है किसके लिए, न्यूट्रॉन बॉम्ब बनाने के लिए। तो ये थी भारत का न्यूक्लियर ड्रीम का रियलिटी। देखो आप कहानी समझो कहां से कैसे स्टार्ट हुआ। कहानी कहां से स्टार्ट हुआ, 1895 से कहानी स्टार्ट हुआ, जब एक्सरे की डिस्कवरी हुई। उसके बाद जब रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में पता चला, यूरेनियम के बारे में, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पता चला। अब सुनना, अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, ये तो भारत का सपना हो गया। अब थोड़ा सा कहानी में और इधर आते हैं। अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला, एक तो वेपन्स के लिए, जो कि एटॉमिक बम हो गया, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। दूसरा इसका यूज पता है न्यूक्लियर रिएक्टर, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं। फिर इसका मेडिसिन में भी यूज है भाई, एमआरआई के अंदर भी इसका यूज करते हैं। कैंसर वैंसर हो गया, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज करते हैं। किसका, न्यूक्लियर एनर्जी का हम यूज करते हैं। अब एक चीज और ध्यान से समझो, इस कहानी में और मजेदार क्या कहानी है, कि जब भारत ने 1998 में पोखरण में जो न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, तो वहां से उन्होंने एक डॉक्ट्रेन दिया था भाई, कि एक चीज बताया था। डॉक्ट्रेन मतलब कि एक सिद्धांत बताया था कि हम कब न्यूक्लियर चीजों का यूज करेंगे। उन्होंने बोला कि नो फर्स्ट यूज, बोला कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे ही नहीं, पहला यूज हम नहीं करेंगे। अगर कोई हम पे पहले कर रहा है यूज, तब हम करेंगे, बाद में करेंगे, उसके रिटेलिएशन में करेंगे, पर हम पहला यूज नहीं करेंगे। इसका उन्होंने अपना डॉक्ट्रेन में लिखा है भारत ने 1998 में। उसके बाद ये बोला कि जिस स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उस पर तो हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन से वॉर नहीं करेंगे। मतलब अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो हम भी न्यूक्लियर वेपन से वॉर नहीं करेंगे। एक डॉक्ट्रिन ये दिया। दूसरा डॉक्ट्रिन जो भारत ने दिया है, मैसिव रिटेलिएशन का दिया है। मतलब कि अगर तुम हमें पूरा डैमेज ही कर दोगे, खत्म ही कर दोगे भारत को, तो हमें तो आखिरी में क्या करना पड़ेगा, अपने न्यूक्लियर वेपन का यूज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि तुम हमें पूरा बर्बाद कर ही दोगे, तब जाके हम न्यूक्लियर वेपन का यूज करेंगे। समझ आया। तो ये भारत ने अपना डॉक्ट्रिन दिया था। अब सुनना ध्यान से, इस कहानी में और क्या मजेदार ट्विस्ट है, कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब खत्म हुआ हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में, जो तुम्हारा लिटिल बॉय और फैट बॉय को गिराया गया, यूरेनियम और प्लूटोनियम का जो बॉम्ब गिराया गया भाई, उसके बाद न्यूक्लियर वॉर, मतलब एक तरीके से न्यूक्लियर पावर के बारे में पता चला। फिर दुनिया ने बहुत सारे भाई ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बहुत सारा ट्रीटी बनाया। तो इन ट्रीटी के बारे में समझो कि ग्लोबली क्या क्या ट्रीटी बनाया गया और इंडिया ने किस ट्रीटी को साइन नहीं किया था। तो एक ट्रीटी बनाया गया कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको हम सीटीबीटी कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। अब सुनना, ये सीटीबीटी क्या है भाई। देखो सीटीबीटी में क्या है कि 186 नेशन ने साइन किया था कि हम न्यूक्लियर वेपन का, हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन
नहीं बनाएंगे और इसका इस्तेमाल कभी नहीं करने वाले हैं, कभी भी कोई भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करेंगे। पर इसमें 8 कंट्री अभी भी है जिन्होंने साइन नहीं किया इस ट्रीटी पे। उसमें कौन कौन से कंट्री है फटाफट से इसके बारे में नाम जान लेते हैं, जिसमें इंडिया भी है, इंडिया ने भी साइन नहीं किया। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान कहाँ पीछे रहेगा भाई, पाकिस्तान ने भी बना लिया है, तो पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया, ईरान ने भी साइन नहीं किया है, और यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, उन्होंने भी साइन नहीं किया है भाई, इसराइल ने भी साइन नहीं किया। तो 8 स्टेट है जिन्होंने साइन नहीं किया। यहाँ पे मैं लिस्ट लिख देता हूँ 8 स्टेट का, आप देख लेना जिन्होंने साइन नहीं किया उस ट्रीटी पे। तो ये थी आपकी पूरी कहानी न्यूक्लियर सपना का, मतलब न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका सपना कैसे साकार हुआ। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, मज़ेदार लगा होगा। हमने ऊपर से कहानी को एकदम डिटेल से चर्चा नहीं किया। आगे आने वाले वीडियो में हम किसी एक टॉपिक को पकड़ के उसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे इन्हीं सब टॉपिक को, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो बहरहाल आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, समझ आया होगा। तो नीचे कमेंट करके जाना भाई। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। बाय बाय।